बीए तृतीय वर्ष के समस्त छात्र छात्राओं का इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। कोरोना के चलते महाविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं अभी बंद हैं, लेकिन कुछ समय के लिए जब भी हमारी ऑनलाइन कक्षाएं जब तक चलती रहेंगी, हम इसी तरह वीडियो बनाकर आप सब बच्चों से रूबरू होते रहेंगे। आज बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र काव्य, धर्मशास्त्र एवं निबंध के संबंध में हम संक्षिप्त परिचय के रूप में जानेंगे। इसमें आपके सर्वप्रथम है रघुवंशम, जो 20 अंक की है। उसका छठा सर्ग इंदुमती स्वयंवर है। महाभारत व्यास उद्योग पर्व विदुर नीति 34वां अध्याय है। तृतीय थर्ड है रामायण वाल्मीकि बालकांड प्रथम सर्ग, ये आपके 20 अंक का है। महाभारत व्यास उद्योग पर्व विदुर नीति आपके 34वां अध्याय है और वो आएगी 15 अंक की। थर्ड पे जो बताइए अभी रामायण वाल्मीकि बालकांड प्रथम सर्ग 20 अंक का। और फोर्थ नंबर पे पंचतंत्र अपरीक्षित कारक, ये 20 अंक के है। पहले इंद्र विजय थी, उसके स्थान पर इसको जोड़ा गया है। फिफ्थ नंबर पे आपके निबंध रचना है, जिसमें संस्कृत भाषाया महत्वम, विद्या, परोपकार, सत्संगति, मम प्रिय कवि, आचार्य, मातृशक्ति, राजस्थान गौरव, भारतीय स्त्री, संस्कृति इत्यादि से संबंधित है। यह आपके निबंध 15 अंक का आएगा। अब हम क्रमशः है सर्वप्रथम लेते हैं रघुवंश को। रघुवंशम महाकवि कालिदास कृत रघुवंशम समग्र संस्कृत वाङ्मय में एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। इसके 19 सर्गों में सूर्यवंश के 31 राजाओं का वर्णन समाहित है। प्रारंभिक 9 सर्गों में राम के 4 पूर्वजों दिलीप, रघु, अज और दशरथ का वर्णन है। 10 से 15 सर्ग तक रामचरित तथा 16 से 19वें सर्ग पर्यंत राम के वंश का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में कालिदास की परिपक्व प्रज्ञा, प्रौढ़ प्रतिभा का सुंदर निदर्शन होता है। इसमें महाकाव्य के सभी लक्षण घटित होते हैं। यही कारण है कि आलंकारिकों ने रघुवंशम को लक्षित महाकाव्य का सर्वोत्तम निदर्शन माना है। महाकवि ने वैदर्भी रीति का आश्रय लिया है, जैसी कि उक्ति भी प्रचलित है, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। प्रसाद गुण के साथ साथ माधुर्य गुण का भी अच्छा परिपाक हुआ है। यद्यपि यहाँ ओज गुण का सर्वथा अभाव है। कथानक का मूल स्रोत रामायण है, जहाँ इस ग्रंथ के रचना काल का प्रश्न है। विद्वानों में मतैक्य नहीं है, परंतु अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि ईस्वी पूर्व 150 से 475 के बीच ही कालिदास का समय निर्धारित किया जा सकता है। आपने देखा कि 19 सर्ग, यहाँ पर आपके इस वर्ष है छठा सर्ग। यहाँ कालिदास का जो मुख्य इस दीपशिखा की उपाधि दी गई है, वो रघुवंशम के छठे सर्ग के 67वें श्लोक में इंदुमती स्वयंवर वर्णन में इंदुमती की उपमा संचारिणी दीपशिखा से दी गई है। इसी कारण इस महाकाव्य का ये प्रसिद्ध श्लोक है और इसी के कारण महाकवि कालिदास को प्रसिद्धि मिली है और ये लघुत्रयी में भी परिगणित है आपका रघुवंशम महाकाव्य। और नामकरण इसका दिया गया है रघुवंश। नामकरण के संदर्भ में राजा दिलीप द्वारा नंदिनी से वर मांगने के प्रसंग में द्वितीय सर्ग में श्लोक प्राप्त होता है। और आदर्श काव्य है रघुवंशम का। आदर्श कर्तव्य ही मनुष्य का श्रेष्ठ आदर्श है और वही जीवन का नियंता है। मंगलाचरण यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है कि वागर्थ संपर्क वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। मंगलाचरण में शिव पार्वती की वंदना की गई है। जो दीपशिखा की उपाधि दी गई है रघुवंशम महाकाव्य में, इंदुमती स्वयंवर जो आपके छठे सर्ग में प्रसिद्ध है, छठा सर्ग इंदुमती स्वयंवर के नाम से जाना जाता है।
उसका प्रसिद्ध श्लोक है, संचारणे दीप सिखे रात्रौ यम व्यम व्यतीयाय पतिम वरसा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवरण भावम सैसे भूमि पालय। ये रघुवंशम का छठे सर्ग का प्रसिद्ध श्लोक है। आगे हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। द्वितीय स्थान पर आता है आपका महाभारत का विदुर नीति। विदुर नीति के संबंध में महाभारत के उद्योग पर्व के प्रजागर अंश में प्राप्त होती है। महाभारत एक काव्य है जिसे उपजीव्य काव्य भी कहा जाता है। रामायण के समान यह ग्रंथ भी हमारा भारतीय इतिहास है और इन दोनों काव्यों की घटनाएं ऐतिहासिक हैं। रामायण और महाभारत के दोनों महत्वपूर्ण युद्ध इसी भारतवर्ष की सीमा के भीतर लड़े गए थे। यह महाभारत काव्य और इतिहास के अतिरिक्त अपने में भारतीय संस्कृति की चेतना को छिपाए हुए एक महान सांस्कृतिक निधि है। इसमें कवि ने कौरवों के और पांडवों की कथा के माध्यम से तत्कालीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विशाल चित्र अंकित किया है। इसमें संघर्ष संकुल भारतीय जीवन की यथार्थ कहानी है, जिसमें दो जीवन मूल्यों का चित्र उकेरा गया है तथा तत्कालीन संपूर्ण विचारधाराओं और युग चेतना को समेटने का सफल प्रयास किया गया है। इसलिए कहा गया है कि यन्ने भारते तन्न भारते, अर्थात जो भारत में नहीं है वह महाभारत में भी नहीं है। इतिहास, धर्म, राजनीति और साहित्य सभी दृष्टियों से ये महान उपलब्धि है। इसे हिंदू धर्म के समस्त स्वरूप को निरूपित करने वाला पंचम वेद माना जाता रहा है। स्वयं इसके रचयिता की ऐसी गर्वोक्ति है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के संबंध में जो यहाँ है वही अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह अन्यत्र भी नहीं है। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तर्षवे यदि हास्ति यदन्यत्र यन्ना हस्ति न तत्क्वचित्। इसमें जीवन की समस्याओं के समाधान के नानाविध तत्वों का वर्णन है। अतः हिंदू जाति के बीच धर्म ग्रंथ के रूप में समादृत है। भारतीय साहित्य एवं चिंतन पद्धति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ गीता महाभारत का ही एक अंश है और विष्णु सहस्रनाम, अनुगीता, भीष्म स्तवराज, गजेंद्र मोक्ष आदि भी महाभारत के ही भाग हैं। विदुर नीति भी इसी श्रृंखला का एक रत्न है जो यहाँ पर अपने जो इस बार बीए तृतीय वर्ष में सिलेबस में है। विदुर नीति उद्योग पर्व का 34वां अध्याय। उद्योग पर्व क्या है कि विराट नगर में श्री कृष्ण के परामर्श से द्रुपद पुरोहित का हस्तिनापुर जाना, अर्जुन और दुर्योधन दोनों की सहायता करने का श्री कृष्ण का आश्वासन, पांडवों की सैनिक तैयारी, संजय का दूत बनकर आना और पांडवों का कौरवों को संदेश, धृतराष्ट्र का चिंतित होना, पांडवों का दूत बनकर श्री कृष्ण का कौरवों की सभा में जाना और उनकी वार्ता का विफल होना, कुरुक्षेत्र में दोनों दलों की सैन्य योजना एवं व्यूह की रचना करना। इस प्रकार यह उद्योग पर्व समाप्त होता है। अब हमारे तृतीय स्थान पर आता है रामायण बालकांड। रामायण का बालकांड है आपके। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण चीज ये बेटा कि जो हमारी ये विदुर नीति है, महाभारत का आपने देखा उद्योग पर्व है, उसकी जो कहानी है वो इस बार लॉकडाउन में जो महाभारत कथा चली थी उसमें पूरी इसी तरह आपको बताई, आपने देखा होगा, अच्छी तरह समझ आई होगी। इसी तरह आपके जो रघुवंशम का छठा सर्ग है, ये भी आपने रघुवंशम महाकाव्य का नाम सुना है। महाकवि कालिदास का नाम प्रसिद्ध कवियों में लिया जाता है। और इसी तरह तृतीय स्थान पर जो आपके है रामायण बालकांड, इस बार बाल रामायण भी आपने देखी तो उसमें आपने देखा होगा निश्चित रूप से कि किस प्रकार के बालकांड की ये कथा आपके उसमें आई थी रामायण में। यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आदि कवि वाल्मीकि और रामायण का बालकांड क्या है। कि संस्कृत साहित्य प्राचीन होने के साथ साथ बहुत प्रसिद्ध है। सबसे पहले कोई भी ग्रंथ हो, ग्रंथ किस विषय से लिया गया है, तो हमारा संस्कृत साहित्य वैसे ही समृद्ध है, ग्रंथों का भरमार है, अपार भंडार है। संस्कृत में विविध प्रकार का बहुआयामी साहित्य रचा गया है विश्व भर में। इसी कारण संस्कृत साहित्य को सर्वाधिक अनुशीलनीय माना गया है। संस्कृत वस्तुतः कोई सामान्य भाषा ही नहीं है, अपितु ये प्राचीन काल से विकसित एक संस्कृति है जो पयस्विनी नदी की तरह सूत्राम समृद्ध होती हुई चिरकाल से प्रवाहमान रही है। संस्कृत का साहित्य
सांस्कृतिक धरातल बहुत विशाल और परिपुष्ट है। संस्कृत एक ऐसे प्राचीन प्रोन्नत ग्रीस रंग की तरह है जो अब्रलीय और जिसकी गहराई अकल्पनीय है। संस्कृत का आविर्भाव विश्व संस्कृति की अद्भुत घटना है। इसी कारण विश्व भर में मनीषी जो विद्वान हैं संस्कृत साहित्य की समृद्धि तथा संस्कृत भाषा के वैज्ञानिक स्वरूप पर मुग्ध होते रहे हैं। इस संस्कृत भाषा में जो रामायण, महाभारत, पुराण, वेद इत्यादि सब महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। यहाँ पर हम रामायण का जिक्र करते हैं कि यूं तो संस्कृत में प्राचीन काल से ही विविध प्रकार के वांग्मय साहित्य का सृजन हुआ है, किंतु जो जनजीवन व मनीषा को जिसने सर्वाधिक प्रभावित किया है वह है वाल्मीकि की रामायण, जिसे आदि काव्य के रूप में स्मरण किया जाता है। आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत साहित्य का एक ऐसा ज्योतिर्मान सूर्य है जिसने अपनी ऊर्जा, पोषक शक्ति तथा आभा से चहुमुखी साहित्य पथ को आलोकित ही नहीं किया, अपितु जिसने मानवीय जीवन पद्धति के स्थायी मूल्य संस्थापित किए हैं, काव्य संचेतना को उत्प्रेरित किया है, साहित्य के स्वरूप का साक्षात्कार कराया है तथा सहृदयों के लिए नए नए क्षितिजों व सरणियों को आलोकित किया है। वाल्मीकि रामायण केवल अनुरंजन या मनोरंजन करने वाले एकमात्र कृति नहीं है, अपितु यह सांस्कृतिक व साहित्यिक संवेदनाओं, जीवन मूल्यों व प्रतिमानों की मनोरम शब्दमयी मंत्रों मुक्तकारी चित्रशाला है। यह रामायण भारतवर्ष की व भारतीयों की ही नहीं है, अपितु मानव मात्र के लिए अनुशीलन योग्य है। यहाँ पर हम सबसे पहले जो बात करते हैं बालकांड का, कि आदि काव्य के इस आदि कांड के प्रारंभ में मुनि वाल्मीकि नारद से पूछते हैं कि इस लोक में सर्वाधिक पराक्रमी, गुणवान एवं और आदर्श व्यक्तित्व किसका है। महर्षि नारद महामुनि वाल्मीकि के लिए दशरथ पुत्र श्री राम का नाम बताते हैं और साथ ही श्री राम के व्यक्तित्व के में विद्यमान समस्त गुणों का कथन करने के बाद श्री राम के जीवन की संपूर्ण गाथा का अत्यंत संक्षिप्त में वर्णन भी करते हैं। प्रथम सर्ग के बाद अयोध्या के राजा दशरथ की नीतियों और शासन का वर्णन, महर्षि सिंह के निर्देशानुसार पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता है। दशरथ के 4 पुत्र श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न उत्पन्न होते हैं। विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ से मांगकर श्री राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं। आश्रम में वे ही दोनों भाइयों को अनेक प्रकार की विद्याएं तथा अनेक प्रकार के अस्त्र प्राप्त होते हैं। बालकांड में शेष विद्यमान लगभग सारी कथाएं विश्वामित्र श्री राम को सुनाते हैं। विश्वामित्र के द्वारा सुनाई गई इन कथाओं में गंगा और पार्वती के जन्म की कथा, कार्तिकेय का जन्म होना, राजा सगर और उनके 60,000 पुत्रों की जीवन गाथा, भागीरथ का जीवन चरित्र, दिति तथा अदिति के साथ ही समुद्र मंथन का विस्तार से प्रतिपादन, महर्षि गौतम तथा अहिल्या की जीवन गाथा, श्री राम के चरणों से स्पर्श होने पर अहिल्या की मुक्ति, वशिष्ठ तथा विश्वामित्र का आपसी वर्चस्व का संघर्ष, त्रिशंकु की महत्वाकांक्षा, राजा अम्बरीश की जीवन गाथा, विश्वामित्र की तपस्या को मेनका द्वारा उत्तेजक रूप धारण कर भंग किया जाना, विश्वामित्र द्वारा पुनः आदि से तपस्या कर ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करना, सीता जी और उर्मिला का जन्म लेकर बड़ा होना, श्री राम के द्वारा शिव धनुष का तोड़ा जाना और श्री राम आदि चारों भाइयों का सीता जी आदि चारों बहनों के साथ विवाह किया जाना इत्यादि कथाएं विस्तार से वर्णित है। अब आपके यहाँ पर 4th नंबर पे है, जो पहले आपके इंद्र विजय थी, लेकिन उस इंद्र विजय के स्थान पर अब है पंचतंत्र के अपरीक्षित कारक। पंचतंत्र क्या है? संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। यद्यपि इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र को 5 तंत्रों में बांटा गया है। मित्र भेद, मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव, मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति, मित्र प्राप्ति एवं उसके लाभ, काको लुकियम, कोवे एवं उल्लुओं की कथा, काक उल्लुकियम संधि विच्छेद हो जाएगा, लब्ध प्रणाश, हाथ लगी चीज लब्ध का हाथ से निकल जाना,
अपरीक्षित कारक जो इस बार आपके इस सिलेबस में है, जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें कि कोई भी कार्य बिना विचार नहीं करें। जब भी आप करें उससे करने से पहले सावधान हो, हड़बड़ी में या जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। पंचतंत्र की कई कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी कथा का पात्र बनाया गया है तथा उनसे कई शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की कोशिश की गई हैं। इस प्रकार आपका ये जो अपरीक्षित कारक है, ये हम विस्तृत रूप से जब अध्ययन करेंगे एक एक किताब का, तब इसका अध्ययन विस्तृत रूप से करेंगे। अभी हमने केवल संक्षिप्त परिचय जाना और ये आपके 20 अंक का है। अंत में है निबंध रचना। निबंध रचना जो बीए तृतीय वर्ष का, उसमें 15 अंक का आएगा एक निबंध। अथवा में भी आता है आपके। महत्वपूर्ण जो है कुछ निबंध, उनका नाम यहां पर बता देती हूं कि संस्कृत भाषा का महत्व। अभी आपको संस्कृत भाषा के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दी और अधिक जानकारी एक एक निबंध के रूप में जब हम पढ़ेंगे तब आपको दी जाएगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण निबंध है वो आपको इस वर्ष तैयार करने हैं। वो संस्कृत भाषा का महत्व, विद्या, परोपकार, संस्कृति, मम प्रिय कवि, सदाचार, मातृभूमि, राजस्थान गौरव और भारतीय स्त्री शिक्षा इत्यादि हैं। इस प्रकार सभी प्यारे बच्चों, बीए तृतीय वर्ष का ये संपूर्ण जो सिलेबस है द्वितीय प्रश्न पत्र का, वो अभी आपको संक्षिप्त परिचय दिया। इसको आपको अच्छे से ध्यान से एक एक क्रम से है पढ़ना है और मेहनत के साथ जब तक हम वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, जब आपके प्रत्यक्ष रूप से बाद में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होंगी तो आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।